नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड के कंप्यूटर विज्ञान अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वितीय का कक्षा द्वादशी तीसरे पाठ अध्याय 3 जो कि है सॉर्टिंग, इस विषय के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पूर्व अध्याय में हमने विभिन्न डाटा स्ट्रक्चर के आधारभूत प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी लिए थे, जिसके अंदर हमने पढ़े थे कि किस प्रकार के एक तत्व को खोजना, नए तत्वों को जोड़ना या पुराने तत्वों को हटाना, इस प्रकार के विभिन्न आधारभूत प्रक्रियाओं के बारे में हमने जानकारी लिए थे। इस अध्याय में हम विभिन्न तत्वों को बिना किसी क्रम में स्वीकार करते हुए किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर विभिन्न तत्वों को किस प्रकार के एक क्रम में जमाएंगे, अर्थात बढ़ते हुए या घटते हुए, इसको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाने की प्रक्रियाओं के बारे में हम इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पाठ है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का अर्थ हमको पता चल गया कि क्रमानुसार जमाना, आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते हुए क्रम में कर जमाएंगे असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम में अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर घटाते हुए संख्याओं को जमाना। जैसे कि मान के चले, एक उदाहरण दिया जा रहा है इसके नीचे, टेलीफोन निर्देशिका। कोई भी टेलीफोन निर्देशिका टेलीफोन डायरेक्टरी को अगर हम खोलते हैं और उस खोलने के बाद हम जिस पन्ने के ऊपर है, मान के चले उसमें जे से कोई शब्द शुरू हो रहा है और हम किसी एक शब्द को खोज रहा है जो पी से है, तो स्वाभाविक बात है हम उससे आगे की ओर के पन्नों को देखेंगे, क्योंकि पी वाले शब्द जे के बाद आने वाले हैं। ऐसा क्योंकि वहाँ सभी शब्दों को वर्णमाला के क्रम में, आरोही क्रम में जमा करके रखा गया है। तो जमा करके जब रखते हैं तो तथ्यों को खोजने में बहुत आसान होता है। ये एक उसका उदाहरण है। अब किस प्रकार के जमाते हैं, क्या क्या प्रक्रिया हैं, इसके ऊपर हम इसके विधियों के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सॉर्टिंग विधियों के बारे में जानने से पूर्व, सॉर्टिंग के जो किस प्रकार के सॉर्टिंग, उनको किस किस क्रम में बांटा गया है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। एक पहला बताया गया है इन प्लेस सॉर्टिंग, यानी कि उसी स्थान पर ही सभी संख्याओं को जमा दिया जाएगा या सभी तत्वों को जमा दिया जाएगा, उसको हम कहते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग। यानी कि इसके लिए तत्वों से अलग डाटा स्ट्रक्चर के अलावा अर्थात एरे के अलावा और कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं होता है। तो अगर उतने ही स्थान पर संख्याओं को क्रमानुसार जमा दिया जा सकता है, उस प्रकार की विधियों को हम कहते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग। जब इसके लिए और कोई स्थान उतने ही आकार का, जितने बड़े डाटा स्ट्रक्चर का आकार है उतने ही समान आकार के और स्थान की आवश्यकता होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉट इन प्लेस, यानी कि उसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होगा। इस प्रकार के इसके आगे हम विवेचना करते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। स्टेबल सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं ना, अगर तत्व जमे हुए हैं, अगर हम देखते हैं कि ये तत्व जमे, स्टेबल सॉर्टिंग के अंदर एरे के सभी तत्व जो समान संख्याएं होते हैं, अगर वह जमाने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 26 है और यहाँ भी 26 है, अगर ये दोनों 26, जो पहला वाला 26 यहाँ पहले आता है और दूसरा वाला जो 26 है वह उसके बाद आता है, अगर उनके क्रम में समान संख्याओं का क्रम बदल नहीं रहा है तो फिर हम उसको कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। अगर सॉर्टिंग करने के बाद पहला 26 बाद में आ जाता है और बाद वाला 26 पहले आ जाता है तो हम उसको अनस्टेबल सॉर्टिंग कहेंगे। तीसरे प्रकार के बांटा गया है एडप्टिव एवं नॉन एडप्टिव सॉर्टिंग। एडप्टिव सॉर्टिंग में हम ये देख पा रहे हैं कि अगर पहले से जमे हुए क्रम में हैं, क्योंकि हम रैंडमली बिना किसी क्रम में जो तत्वों को डालते हैं, एरे में हो या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में, फिर भी अगर उस समय में कोई संख्याएं क्रमानुसार जमे हुए रह गए हैं तो उनको जब प्रक्रिया शुरू होता है उस विधि का, सॉर्टिंग क्रम में जमाने की विधि का, तो उस समय में उनका उपयोग में ले लिया जाता है। उनको दोबारा जांच करके उनके क्रम को आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब पूर्व में जमे हुए संख्याओं को, तत्वों को
पुनः जमाने के या प्रक्रियाओं में काम में नहीं लिया जाता है, अर्थात उसको एज इट इज नए तत्वों के स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है, तब हम इसको एडप्टिव सॉर्टिंग कहते हैं। अगर उसको भी जो जमे हुए को भी फिर से जमाने के यानी के जांच करने की आवश्यकता होता है, तब हम उसको नॉन एडप्टिव सॉर्टिंग कहते हैं। बात हम जानते हैं तो दो प्रकार की सॉर्टिंग की विधि होते हैं। तो एक प्रकार जमाने की विधि को हम कहेंगे बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में, और उस आरोही क्रम को हम गैर अवरोही क्रम भी कह सकते हैं, यानी कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या अवरोही क्रम को जो घटते हुए हैं उसको नॉन असेंडिंग ऑर्डर, उसके विपरीत शब्द के रूप में भी संबोधित किया जा सकता है। अब हम पिछले वर्ष यानी कि एकादशी कक्षा में दो विधियों के बारे में हमने पढ़े थे। दो विधियों से हम तथ्यों को क्रम में जमाए थे। आपको याद दिलाने के लिए वो दोनों विधि थे, पहला था बबल सॉर्टिंग विधि, दूसरा था सिलेक्शन सॉर्टिंग विधि। तो बबल सॉर्टिंग विधि को पुनः इस साल भी रखा गया है। ये दोनों सॉर्टिंग के विधि के अलावा और 3 सॉर्टिंग विधि हम इस साल पढ़ने वाले हैं। तो बबल सॉर्टिंग विधि को थोड़ा ग्राफिक्स तरीके से पीपीटी के माध्यम से हम देखने वाले हैं। अब हम बबल सॉर्ट विधि में तथ्यों को क्रम में जमाने की प्रक्रिया को देखने वाले हैं। इस विधि में हमको याद होगा कि हम 2 लूप का व्यवहार करते हैं। दोनों लूप में पहले वाला लूप में जो आउटर लूप में काउंटर है वह 0 से लेकर के 8 तक यानी कि 9 बार चलने वाला है। अगर 10 संख्याओं के लिए है हम उसके लिए हम 9 बार का प्रयोग करेंगे। गिनती के लिए हमने लिखा है यह फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेकर के 8 तक। तो हम सी भाषा का प्रोग्राम के रूप में हम लिखते हैं फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 9 यानी कि अधिकतम मान 8, i प्लस प्लस। इसके बाद हम इनर लूप के अंदर हम व्यवहार करते हैं j इक्वल्स टू 0 से लेकर के 8 माइनस आई। याद होगा क्योंकि यह एक हर बार i का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे j का अंतिम मान घटता जाएगा, यानी कि इसके अंदर बारंबारता का क्रम जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि संख्याएं नीचे से जमे हुए आते जाएंगे। तो इसको सी भाषा में हम लिखते हैं फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 9 माइनस आई j प्लस प्लस। तो 9 माइनस आई, 9 अगर मैक्सिमम संख्या है 10 तो हम ये लिखते हैं 10 माइनस 1 अर्थात 9 माइनस आई जो है कि वो आउटर लूप में व्यवहार किया गया कंट्रोल वेरिएबल है। यह एक कंडीशन होता है, अगर संख्या y ऑफ j यानी कि कोई भी वेरिएबल कोई भी एरे एलिमेंट अगर j उसका अगले संख्या j प्लस 1 संख्या से बड़ा है तो हम जानते हैं कि पहला संख्या जो है वो अगले संख्या से छोटी होनी चाहिए। अगर वो छोटी है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के स्थान को अदला बदला करेंगे। इसके लिए हम जो प्रक्रिया लेते हैं उसको कहते हैं स्वैपिंग। तो ये स्वैपिंग विधि में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक वेरिएबल है y ऑफ j, यह दूसरा वेरिएबल है y ऑफ j प्लस 1, एक तीसरा वेरिएबल डमी वेरिएबल के रूप में हम इसका उपयोग में ले रहे हैं। स्वैपिंग में पहला जब तुलना किया गया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, अगर ये शर्त ट्रू होता है तो सबसे पहले डमी के अंदर पहला वाला वेरिएबल y ऑफ j यानी कि ये जो चीज़ है वह डमी के स्थान पर आ जाएगा। इस प्रकार के हम देखेंगे कि y ऑफ j जो यहाँ था अभी दोनों स्थान पर उपलब्ध है। दूसरी प्रक्रिया में y ऑफ j के अंदर j प्लस 1 का मान को असाइन करते हैं। तो इस प्रकार के हम देखेंगे y ऑफ j को जब j प्लस 1 में लेके आते हैं तो यहाँ अभी j प्लस 1 दोनों जगह में ये दोनों संख्याएं दोनों स्थान में रह गया। पहला संख्या अभी कहाँ है, डमी के अंदर है। अब यहाँ से इस डमी वेरिएबल से हम तथ्यों को तीसरे प्रक्रिया के द्वारा हम j प्लस 1 यानी कि दूसरे स्थान पर स्थापित कर देते हैं। तो पहले यहाँ से यहाँ जाता है, दूसरा प्रक्रिया ये होता है और तीसरा प्रक्रिया डमी में से दूसरे वेरिएबल में। इस प्रकार की जो संख्याएं दोनों के दोनों थे वह अपना जगह बदल दिया गया है। पहले j यहाँ था, j प्लस 1 यहाँ था, अब j प्लस 1 यहाँ आ गया है और j यहाँ चला गया है।
इस प्रकार के ये तीनों कमांड, तीनों पंक्तियों को हम स्वैपिंग प्रक्रिया के अंदर लिखते हैं। इसके लिए अलग सा फंक्शन का प्रयोग में लिया जा सकता है। अब हम इसको एक चित्र के द्वारा हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ बालकों का चित्र दिया गया है, उनकी कद यानी कि ऊंचाइयों को यहाँ एक एरे के अंदर रखा गया है। मान के चले ये सारे 0 से लेकर के ये 10 क्रम स्थान इंडेक्स पोजीशन 0 से लेकर के 9 तक रखे हुए हैं। ये बिना किसी क्रम में खड़े हुए हैं। ओहो, ये छोटा भैया तो कह रहा है कि ये गिलहरी लेके आ गया स्कूल को। चलिए हम तो मानते हैं कि गिलहरी के साथ उसका कद जो है 135 है। तो ये इनको हमको क्रम में जमाना है। अब हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। शर्त क्या कहता है कि जो कंडीशन होता है आउटर लूप अभी i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0 पहली बार के लिए, तो तुलना होता है j और j+1 में, अर्थात वॉयफ 0 और 1 के बीच में। 0 पोजीशन में 130 है, 1 पोजीशन में जो संख्या है वह 110 है। क्या 130 110 से बड़ा है? हाँ है। अगर ये ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन अभी ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे? स्थान की अदला बदला यानी कि स्वैपिंग करेंगे। तो अब हम स्वैपिंग करते हैं। पहले वाले स्थान में जो भैया था वो दूसरे जगह में चला गया और दूसरे वाले स्थान में जो भैया था वो पहले वाला स्थान में आ गया। इसी प्रकार की इनकी संख्याएं भी, कद 110 यहाँ आ गया और 130 यहाँ स्थापित हो गया है। ये हमारा पहला j का मान 0 होकर के हुआ, इनर लूप की पहला कंडीशन अभी हमने जांच किए हैं। अब इसी क्रम में हम अभी इन्हीं दोनों भाइयों को इसी प्रकार के खड़े करने के बाद अब अगले j का वैल्यू को हम 1 करते हैं। i अभी भी 0 है, j का वैल्यू अभी 1 हो रहा है। तुलना, इसी कंडीशन को तुलना करते समय हम देखते हैं पहला और दूसरे के बीच में होगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में इंडेक्स पोजीशन 130 और 135 के बीच में। क्या 130 135 से बड़ा है? ये शर्त है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब हमने व्यवहार, अब हमारा j जो है 1 में था, अब कहाँ आ गया है? j 2 में। तो अब कंपेयर होगा 2 और 3 के बीच में, यानी कि संख्या बनेंगे 135 और 125 के बीच में। क्या 135 125 से बड़ा है? हाँ है। अगर है तो हम क्या करते हैं? स्वैप करते हैं। तो स्वैप करने का अर्थ होता है कि इन दोनों के स्थान की अदला बदला कर लेते हैं और साथ में उनके मान को भी बदलना आवश्यक है। तो इस प्रकार के इनके मान बदल गया है। तो ये यहाँ तक अभी 2 का मान हो गया। अब क्या करते हैं? संख्याओं को अभी हम 3 से शुरू करेंगे। j का मान अभी 3 करेंगे तो कंडीशन के अनुसार तीसरे और चौथे के बीच में जब तुलना होता है, यानी कि 135 150 से बड़ा है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। ठीक है ना? इस प्रकार क्रम में हम देखते हैं। अब हमारा जो j जो मान है वो 3 तक पहुंच गया था। इसी क्रम में जब हम आगे आगे करते जाएंगे तो जो संख्या है, जो छोटा संख्या है वो अपना स्थान को अदला बदला करते हैं। अब मानते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं 8 तक। अब 8 यानी कि 160 और 140 के बीच में तुलना करने वाले हैं। तो जब हम 160 और 140 के बीच में तुलना करते हैं तो हमारा क्या होता है? ये कंडीशन ट्रू होने के कारण इन दोनों के मान में अदला बदला होना आवश्यक हो जाता है। तो संख्याएं बदल गए हैं। तो 160 जो है इस एरे में से सबसे बड़ा संख्या 160, वह जब j 8 तक पहुंच गया है, यह अंतिम स्थान में सबसे ऊंचा वाला यानी कि सबसे बड़ी संख्या पहुंच चुका है। अब हमारा जो अंतिम मान था j का वो पहुंच चुका है। अगले बार हम क्या करेंगे? इसके आगे कोई और वैल्यू नहीं जा सकता। तो अब हम i को हम क्या करेंगे? यानी कि आउटर लूप को 1 करेंगे। तो जब i 1 होता है, j 7 तक, इसी क्रम में फिर j को 0 से लेकर के 7 तक जाएगा और क्रम में जमाते हुए आगे बढ़ता जाता है। और जब j 7 होता है तो ये तुलना करके 40 और 50 के बीच में, 140 और 150 में तुलना करके उनको क्रम में जमा दिया जाता है। इसी क्रम में अगर हम विवेचना करेंगे
तो जे जब 6 होगा, अगले बार आई का मान 2, जे अंतिम वैल्यू 6, तो यहाँ हर लूप 0 से लेकर के 6 तक, 0 से लेकर के 7 तक यह धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे से सभी बड़ी संख्या धीरे धीरे क्रम में जमे हुए आते जाते हैं। इसी क्रम में हम बढ़ते जाएंगे तो पीछे से ये संख्याएं जमे हुए हैं, इसलिए अंतिम मान इन दोनों के बीच में जांच हो रहा है। ये जमे हुए नहीं है, इनको जमाने की प्रक्रिया धीरे धीरे करते रहना पड़ेगा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि सभी संख्याओं को आहिस्ता आहिस्ता जमाते हुए जब i 8 तक पहुंच जाएगा, j का वैल्यू होगा 9 - 8 यानी कि 1 लेस देन 1 अर्थात 0। तो 0 और 1 के बीच में, पहले दोनों के बीच में ही तुलना करके जब i 8 बार तक चला जाता है, 0 से लेकर के 8 तक यानी कि कुल 9 बार चला गया, तो सारी संख्याएं क्रम में जम जाते हैं। इस प्रकार के, जैसे हम कहेंगे कि पानी के एक मटमैला पानी में भारी भारी चीजें धीरे धीरे जमता जाता है नीचे की ओर, हल्की चीजें ऊपर की ओर आते रहते हैं। इसलिए इस सर्टिंग विधि को भी बबल सर्ट यानी कि बुदबुद छाट विधि कहा गया है। कि हम अब प्रोग्राम के अंदर करने जा रहे हैं, इसको प्रोग्राम में देखेंगे। तो अगर प्रोग्राम में करते हैं, यहाँ m और n वेरिएबल का मैंने यूज में लिया है। बाहर आउटर लूप में m 1 था, तो n को 0 से लेकर के 8 तक गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब एरे का मान 15, 5 इस प्रकार करके रखा गया है, आप देख सकते हैं पहले दो संख्याओं के बीच में 15 5 से बड़ा है, हाँ है, अगर है तो स्वैप होकर के 5 ऊपर चला गया है और 15 नीचे आ गया है। तो लगातार दो संख्याओं के बीच में तुलना करते हुए इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो नीचे आ जाता है, स्वैप हो जाता है। अगर बड़ा नहीं है, पहला संख्या छोटा है, तो स्वैप नहीं होता है। क्रम में जब पहले बार m का मान 1 कर रहा है यहाँ, तो सबसे पहले जब m पहला लूप चला जाता है, आउटर लूप जब एक बार पूरा होता है, सबसे बड़ी संख्या यानी कि 88 जो है सबसे नीचे आ जाता है। इसी क्रम में इनमें से शेष में से बाकी संख्या जब m2 होगा वह उसके ऊपर आ जाता है, यानी कि ये जमे रहेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे तो नीचे से सभी संख्याएं धीरे धीरे जमते हुए जाएंगे। प्रोग्राम के रूप में अगर हम भी इसको विवेचना करते हैं, एल्गोरिथम ये लिखी गई है। गिवन एन एरे ए, एक एरे दिया गया है जिसका नाम है ए, जिसके अंदर मैक्स एलिमेंट्स है, यानी कि अधिकतम संख्या को मैक्स कहा गया है। हम उदाहरण के अंदर 10 मानते हैं। विथ वैल्यूज ए 0 से लेकर के ए 9 तक, मैक्स -1 यानी कि ए 9 तक, ए 0 से लेकर के ए 9 तक, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। द फॉलोइंग स्टेप्स यूजेस बबल सर्ट, ये जो नीचे लिखा गया है ये बबल सर्ट विधि का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है ना, सबसे पहले स्टार्ट क्या है, एल्गोरिथम है, बिंदु सह लिखने की आवश्यकता है। तो फॉर 0 से मैक्स -1 यानी कि 9 तक जाएगा, फिर 0 से लेकर के मैक्स -m -1 8 तक। इस प्रकार के 10 -m मतलब आउटर लूप, 10 -1 यानी कि 9, 9 - 0 यानी कि 9, 9 से छोटा होता है यानी कि 8 तक ये लूप चलता जाएगा। अंतिम जो तुलना होगा 8 से लेकर के 9 तक के बीच में। इस प्रकार के ये प्रोग्राम को आप देखेंगे बबल सर्ट के कि ये तो संख्याओं को, ये भाग संख्याओं को मांगने के लिए है, ये हमको समझ में आ गया होगा क्योंकि इससे पूर्व इस तरह का कई सारे प्रोग्राम ने कर चुके हैं। जमाने के कार्य यहाँ होता है फॉर j = 0 से m, 0 से 9 अर्थात 8, और ये 0 से लेकर के 9 - m। और अगर ये पहला संख्या दूसरी संख्या से बड़ा होता है तो 3 पंक्ति को इसी प्रकार के यहाँ एक साथ लिख दिया गया है। और जब स्वैपिंग हो जाता है, ये चक्र पूरा हो जाता है, दोनों लूप पूरा हो जाता है, तो संख्याओं को दिखा देने के लिए हम वापस हमने क्या करते हैं, एक सिंगल लूप व्यवहार करते हैं जिसके द्वारा संख्या को दिखाया जा सकता है। इस प्रोग्राम को आपको करके कंप्यूटर के पर्दे के ऊपर दिखा देते हैं। तो अब हम बबल सर्ट की विधि को प्रैक्टिकली कंप्यूटर पर करके देखते हैं। जो प्रोग्राम हमने यहाँ लिखे हैं इसी को ही मैं देव C++ में कॉपी और पेस्ट किया है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है। इसमें कोई नया पंक्ति जोड़ा नहीं गया है। तो इस भाग में अगर देखेंगे मेन फंक्शन के, इसमें
5 से लेकर के 9 तक की पंक्तियाँ 10 संख्याओं को एक एक करके मांगने के काम में लिया गया है और इन पंक्तियों के बारे में हम भली भांति परिचित है। 11 से लेकर के 14 तक की जो पंक्तियाँ हैं वो संख्याओं को क्रम में जमाने के लिए यानी कि सॉर्टिंग करने के लिए किया गया है। इस सॉर्टिंग विधि में हम सब जानते हैं आउटर लूप m जो कि 0 से लेकर के m लेस देन 9 अर्थात 8 तक जाता है, 0 से 8 तक, यानी कि कुल 9 बार चलता है आउटर लूप। और इनर लूप n से 0 से लेकर के 9 माइनस m यानी कि प्रत्येक m के मान के लिए n की अंतिम सीमा धीरे धीरे हर लूप आउटर लूप समाप्ति के साथ n का अंतिम मान घटता जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या एरे की सबसे अंतिम स्थान पर जमता जाता है क्रम में, इसलिए उन्हें पुनः जांच कर समय की नुकसान नहीं करना चाहिए। तो इस जांच प्रक्रिया को अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए, समय की बचत के लिए हम यहाँ 9 माइनस m लिखे हैं। अब उसके बाद हम ये जो 3 पंक्तियाँ है, वास्तव में यहाँ 3 पंक्तियाँ है, ये पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। हम जानते हैं कि ये तीनों पंक्तियाँ दो मानों को आपस में अदला बदला करने के लिए काम में लिया गया है, अर्थात स्वैपिंग के लिए। जब एक संख्या उसके अगले संख्या से बड़ी संख्या होता है, यानी कि उसका मान अगले संख्या से अधिक है, तो ये स्वैपिंग विधि के द्वारा दोनों के मान को आपस में अदला बदला कर देता है। तो इस प्रकार की 11 से 14 लाइन नंबर तक की जब पंक्तियाँ क्रियान्वयन हो जाते हैं, 200 संख्या क्रम में जम जाते हैं। अंत में संख्याओं को दिखाने के लिए 16 से 18 तक की पंक्तियों को रखा गया है। ये भी बहुत सहज है, समझने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अब इसको हम सेव करते हुए, फाइल का नाम दिया है मैंने बबलसर्ट, BBLSRT, फाइल के नाम देने के नियम के अनुसार उसको मैंने सेव किया है और उसको कंपाइल करके रन कर रहा हूँ। कोई भी 10 संख्या को हम देते हैं किसी भी क्रम में, तो हम देख पाएंगे कि ये 200 संख्या क्रमानुसार अपने बढ़ते क्रम में जंप करके रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये प्रोग्राम जो है बबलसर्ट की हम नोट के द्वारा दिया जाता है। वास्तव में ये आपके प्रैक्टिकल फाइल जब विद्यालय खुल जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल में प्रैक्टिकल क्रमांक 3 के रूप में इसको लिखना है, तो इसलिए आप इसे कॉपी में लिख करके रखिएगा, बाद में इसे हम प्रैक्टिकल फाइल में उतार लेंगे। धन्यवाद।